है मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेड को पहचानना सीख लिया है। यह मुझे बताता है कि कब और कहाँ हमला करना चाहिए, और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वह अपने आप ही कस जाती है और मैं वार कर देता हूँ। इतना कहते ही वहाँ यूरोकोडाकी आ जाता है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे कभी काट ही न पाओ, लेकिन तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर तांजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब उरोकोडाकी कहता है, कोशिश करना कि फाइनल राउंड से जिंदा वापस लौट आओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है। तभी उरोकोडाकी उसे समझाते हुए कहता है, एक बात याद रखना, राक्षस जितने ज़्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है, और कुछ राक्षस ऐसे भी होते हैं जो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें यह वार्डिंग मास्क दे रहा हूँ जिस पर प्रोटेक्शन स्पेल किया गया है। सुबह तांजीरो अपनी बहन से मिलकर जब निकलने लगता है तो जाते हुए कहता है, साबितो और माकोमो को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। यह सुनकर यूरोकोडाकी चौंक जाता है और सोचता है, तांजीरो को इन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता चले। शाम तक तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के स्थान पर पहुंच जाता है। वहां और भी कई लोग इकट्ठा होते हैं। तभी दो जुड़वा लड़कियां सभी प्रतिभागियों से कहती हैं, रात होते ही आपका फाइनल सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। यह जगह माउंट फूजी कासाने है। यहाँ बहुत सारे राक्षसों को विस्टेरिया फूलों की मदद से कैद करके रखा गया है। राक्षस इस फूल को बेहद नापसंद करते हैं। आपको 7 दिनों तक इनसे बचते हुए जीवित रहना होगा। इसी के साथ फाइनल सिलेक्शन शुरू हो जाता है और सभी लोग जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। तांजीरो मन ही मन सोचता है, मुझे बस 7 दिन तक जीवित रहना है। सुबह होते ही ये राक्षस सूरज की रोशनी से मर जाएंगे। इतने में तांजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वह उसे ढूंढने लगता है। अचानक वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी फुर्ती से उससे बच जाता है। तभी दो राक्षस आपस में झगड़ने लगते हैं, मैं इसे खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा, और दोनों एक साथ तांजीरो पर हमला कर देते हैं। लेकिन तांजीरो अपनी तलवार से उनके सिर काट देता है और दोनों राक्षस राख में बदल जाते हैं। हमें यह भी दिखाया जाता है कि यह तलवार यूरोकोडाकी ने दी थी। उसने बताया था यह तलवार एक विशेष पत्थर से बनी है जो सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है। यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इसे निचिरेन सोर्ड कहते हैं और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग होता है उनका गला। अब तांजीरो को एक लड़के की चीख सुनाई देती है। वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस है। उसके हाथ में एक लड़के की लाश है जिसे वह तुरंत खा जाता है। तांजीरो पेड़ के पीछे से देखता है कि इंसान को खाने के बाद वह राक्षस और भी शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह किसी और लड़के को पकड़ लेता है। तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए पेड़ के पीछे से निकलकर हमला करता है और राक्षस के हाथ काटकर उसे छुड़ा देता है। लेकिन राक्षस तांजीरो को देखकर कहता है, अरे देखो तो सही, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। यह सुनकर तांजीरो थोड़ा हैरान होता है। तब राक्षस पूछता है, अभी कौन सा युग चल रहा है? तांजीरो जवाब देता है, ताइशो पीरियड। यह सुनकर राक्षस गुस्से से चीखता है, तो फिर इतने साल हो गए, मैं इतने समय से यहीं कैद हूँ। उरोकोडाकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तांजीरो पूछता है, क्या तुम्हें यूरोकोडाकी ने कैद किया था? राक्षस कहता है, हाँ, उसी ने मुझे यहाँ बंद किया था। तब से मैं इंसानों को खा रहा हूँ। अब तक मैंने 50 लोगों को निगल लिया है। उनमें से 13 उरोकोडाकी के शिष्य थे। अब तुम 14वें हो
होगे। उरोकोडाकी के शिष्यों में से सिर्फ 2 ऐसे थे जो मेरा सामना कर पाए थे। एक अजीब रंग के बालों वाला लड़का जो सबसे ताकतवर था, और दूसरी फूलों वाले किमोनो पहने एक छोटी लड़की। वह उतनी ताकतवर नहीं थी लेकिन बहुत तेज थी। यह सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है क्या साबितो और माकोमो सचमुच मर चुके हैं। राक्षस आगे कहता है, तुम्हारा यह फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी मुझे लगता है कि उरोकोडाकी खुद मुझे बताता है कि किसे खाना है और किसे छोड़ना है। मुझे आज भी याद है जब मैंने उस लड़की को यह सब बताया था तो वह बहुत दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर को एक एक टुकड़े में नोच डाला। यह सुनकर तांजीरो का गुस्सा फूट पड़ता है। वह राक्षस पर हमला करता है लेकिन राक्षस उसे जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। तांजीरो बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी में तांजीरो को अपने छोटे भाई का चेहरा दिखाई देता है। तभी वह अचानक होश में आकर उठ खड़ा होता है। यह देखकर राक्षस फिर से हमला करता है। तांजीरो अपनी तलवार से उसके हाथ काटने लगता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके हाथ तुरंत फिर से उग जाते हैं। राक्षस कहता है, उस लड़के ने भी मेरा सिर काटने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। मैंने उसका सिर कुचल दिया था। यह सुनकर तांजीरो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह राक्षस के वार झेलते हुए उसके सिर तक पहुंच जाता है। राक्षस सोचता है, तुम मेरा गला कभी नहीं काट पाओगे और जैसे ही तुम फेल हुए मैं तुम्हारा भी सिर कुचल दूंगा। लेकिन तांजीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि तांजीरो सचमुच उस राक्षस को मार पाया या नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना शुरू हो जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है और यह हमें पता चलता है कि इस राक्षस ने अपने बड़े भाई को खा लिया था। और जैसे ही उसे यह याद आता है वह सोचता है, क्या ये मेरा बड़ा भाई था? क्या मैंने अपने ही भाई को खा लिया था? यह सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तंजीरो को उस राक्षस से उदासी की गंध आने लगती है और तंजीरो दुआ करता है, हे भगवान, इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना। और इसी के साथ वह राक्षस जलकर राख बन जाता है और तंजीरो कहता है कि जितने भी लोगों को इस राक्षस ने खाया था अब वह चैन से मर सकते हैं। और अब तंजीरो और भी बहुत से राक्षसों से लड़ने लगता है और उन राक्षसों से पूछता है कि वह अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कैसे बदल सकता है। पर तंजीरो को कोई सफलता हासिल नहीं होती और 7 दिन बीत जाते हैं और तंजीरो अपना फाइनल राउंड पूरा कर लेता है और उसमें से केवल 5 लोग ही बचे हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2 लड़कियां उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और उन्हें अपना कसुगाई कौवा देती हैं और वे बताती हैं कि ये कौवे कम्युनिकेशन के काम आएंगे। और पता नहीं क्यों एक लड़के को कौवे की जगह एक स्पैरो मिलता है और फिर उनसे कहा जाता है कि वे अपनी तलवार के लिए एक पत्थर चुने जिससे उनकी तलवार बनाई जाएगी। और दूसरी तरफ डेमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर दिखाई देता है और उसके पास एक कौवा आकर बताता है कि 5 लोग जिंदा बचे हैं। और फिर हम देखते हैं कि काफी मुश्किल से तंजीरो उरोकोडाकी के घर पहुंचता है और देखता है कि नेजुको अपनी नींद से उठ चुकी है और तंजीरो नेजुको को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उरोकोडाकी भी तंजीरो को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। और फिर तंजीरो को घर के अंदर ले जाकर कहता है कि अब तुम तैयार हो किसी भी राक्षस को मारने के लिए। और वह आगे कहता है कि अब तुम्हें ऐसे राक्षस भी मिलेंगे जो ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। और तंजीरो पूछता है कि क्या नेजुको ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करने की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है। और उरोकोडाकी कहता है कि नेजुको की शक्ति उसकी अपनी है और उसे ताकत सोने से मिलती है। और फिर 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तंजीरो के पास एक आदमी आता है जो अपना नाम हागाने जुका बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार बना कर लाया हूँ और यह तलवार अपने मालिक की इच्छा के अनुसार अपना रंग बदल सकती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। लेकिन जैसे ही तंजीरो तलवार निकालता है उसका रंग काला हो जाता है और यह देखकर हागाने जुका और उरोकोडाकी दोनों हैरान हो जाते हैं। और उरोकोडाकी कहता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी तलवार का रंग काला हो। और तभी तंजीरो के पास एक कौवा आता है और बताता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से उसका पहला मिशन है और उसे उत्तर दक्षिण के एक कस्बे में जाना होगा जहाँ एक
लड़की रोजाना रात को गायब हो जाती है और तंजीरो को उसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है और अब हम देखेंगे कि अगले एपिसोड में तंजीरो उस राक्षस को मार पाएगा या नहीं।